नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप इन टॉपिक से फैमिलियर हो, बचपन से ही इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के बेसिस पे भी इस टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके सामने वापस से आएंगी, जो कि कभी आप लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज बात करने वाले हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है बच्चों। फाइंड आउट करने का डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने सीखा हुआ था। जहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ तो बचपन में सबसे पहले आप लोगों ने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, निकालने के लिए आप लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल किया होगा बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर किसी ट्रायंगल में आपको हाइट गिवन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है आपको, और बेस का वैल्यू दिया गया है आपको, तो उस केस में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते थे, जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसी तरह से जब आप लोगों को और थोड़ा सीनियर हो गए होंगे, आप और सीनियर क्लास में जब आए होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब बच्चों हमारे पास हाइट गिवन नहीं हो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं हो, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको सिखाया गया होगा एक और फार्मूला, जिसको बोलते थे बच्चों हम लोग हीरोन्स फार्मूला। जहाँ आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर ये बच्चों s क्या होता था? तो ये होता था a प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और ये बच्चों ए बी सी क्या होता था? तो ये बच्चों ए बी सी होता था हमारे दिए गए ट्रायंगल का, ठीक है, साइड का लेंथ। मतलब मान लो ये ए है, ये बी लेंथ का है, ये सी लेंथ का है, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उस केस में हीरोन्स फार्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, जहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, उसी तरह से बच्चों जब आप लोग थोड़ा और सीनियर क्लास में गए, यानी 10th क्लास में जब आए, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने सीखा था। जहाँ आप लोग को बताया गया होगा बच्चों कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, और इस ट्रायंगल का नाम बच्चों क्या है? ABC। ठीक है, और इस ट्रायंगल का बच्चों हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग बोलते थे x1 y1, इसको हम बोलते थे x2 y2, और इसको हम बोलते थे मान लो x3 y3। तो उस केस में बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फार्मूला सिखाया गया होगा, हाफ मॉडुलस के अंदर बच्चों क्या लिखा गया होता था? याद करना, फार्मूला था x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था। जहाँ इस फार्मूला को याद रखने का एक तरीका भी मैंने बताया था, जब मैं पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने एक तरीका बताया था। अगर हम लोग हाफ, देखो हाफ तो मैंने लिख दिया, इनटू ये मॉडुलस इसलिए डाला है बिकॉज हम लोग एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और इस मॉडुलस का काम होता है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देना। तो इसके अंदर अगर एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो वो रिजल्ट बाहर आकर के एक पॉजिटिव बन जाएगा। इट मीन्स हम ये बताना चाह रहे थे कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं x1 को लेकर के चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा लॉजिक क्या है इस फार्मूला को याद रखने का। 10th क्लास के बच्चों के लिए लॉजिक ये था क्या कि अगर x1 हम लिख रहे हैं, शुरुआत हम जिससे कर रहे हैं x1 पे, तो याद रखिएगा इसके जस्ट अपोजिट y कोऑर्डिनेट्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर x1 लिखा है तो इसके जस्ट अपोजिट में देखो y कोऑर्डिनेट्स का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन, मतलब y2 माइनस y3, है ना। फिर उसके बाद मैंने x2 लिया, तो फिर x2 के जस्ट सामने हम देखो, है ना,
y कोऑर्डिनेट्स का एंटी क्लॉकवाइज में सब्ट्रैक्शन, मतलब y3 माइनस y1, ठीक है। उसी तरह से जब मैंने x3 लिया प्लस में, तो उस केस में फिर से y1 माइनस y2 का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से इस फार्मूला को हम लोगों ने बचपन में रिमेंबर किया था, पढ़ा था इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अब मैं आज की क्लास में क्या सिखाने वाला हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे, ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता होगा, तो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम एक और तरीका जानते हैं, जिस एक और तरीका से हम बिना इस फार्मूला को रिमेंबर किए हुए भी डिटर्मिनेंट के मेथड से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग वही सीखने वाले हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स अगर दिया गया होगा तो, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ को, अगर आपको लिखना है तो इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके या स्नैपशॉट ले करके इन चीज़ों को आप लिख ले, फिर हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें थे बच्चों जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा हुआ। अभी थोड़ा 11th क्लास में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो वहाँ एक और मेथड आपको सिखाए होंगे टीचर लोग, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ते हो मैं भी सिखाए होंगे स्टेयरकेस मेथड। उस स्टेयरकेस मेथड से भी आप आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम मैं दे रहा हूँ A, B एंड C, जहाँ इस A का कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1, इस B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इस C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि डिटर्मिनेंट के मदद से इस ट्रायंगल ABC का आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, क्या, एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बोल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो देखिए बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिखता हूँ हाफ और यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तरीका क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इनटू, और ये डिटर्मिनेंट काम करेगा बेस इनटू हाइट जैसा, समझ लो एक तरह से, ठीक है, उसका वैल्यू देगा। तो ये डिटर्मिनेंट में कैसे हम चीज़ों को रखें, ध्यान दीजिएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, दिए गए ट्रायंगल में जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे बच्चों, उसमें सबसे पहले जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उन चीज़ों को आप कॉलम के फॉर्म में लिख लो। जैसे पहला कॉलम का वैल्यू क्या है, x1, फिर x2, फिर x3, ठीक है। ट्रायंगल में दिए गए जो भी हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, उन एक्स कोऑर्डिनेट्स का हम लोगों ने बच्चों क्या किया, कॉलम वाइज सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में वैल्यू रख दिया, ठीक है। उसका क्या करोगे आप, जितने भी y कोऑर्डिनेट्स हैं उन y कोऑर्डिनेट्स को आप सेकंड कॉलम में लिख दो। इट मीन्स y1, y2 और y3, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब हमारा डिटर्मिनेंट हमेशा, ठीक है, वो एक स्क्वायर फॉर्म के ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के फॉर्म में होता है, मतलब उसका जो ऑर्डर होता है m इज इक्वल टू n के फॉर्म में होता है। लेकिन बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ m इज इक्वल टू n नहीं है, ठीक है। तो हमें तीसरा कॉलम चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के 3 रो और 3 कॉलम हो पाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, थर्ड कॉलम को हम फिक्स कर देते हैं किससे, 1, 1 और 1 से, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन एक्स कोऑर्डिनेट्स को आप फर्स्ट कॉलम में लिख लो। फिर जितने भी वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन वाई कोऑर्डिनेट्स को आप सेकेंड कॉलम में लिख लो, और थर्ड कॉलम को हम लोग 1, 1, 1 से क्या करते हैं बच्चों, फिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपको डिटर्मिनेंट को चुपचाप क्या करना है बच्चों, सॉल्व कर लेना है। मतलब डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए अब आपके पास ढेरों मेथड है, ठीक है। या तो आप शॉर्टकट अप्लाई करो, ठीक है, या तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको और सॉल्व करके आसान बना लो, ठीक है। या लग रहा है कि अगर हमारा वर्टिसेस के बेसिस पे डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स कुछ ऐसा आ गया है जो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज हम आंसर दे सकते हैं,
तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो डिपेंड करता है अब यहाँ पे आपका सिक्स सेंस कितना काम कर रहा है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को देखने के बाद, ठीक है। चलिए मैं फ़िलहाल आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि इस प्रोसेस से अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो एग्जैक्टली सही है। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे एक फार्मूला देखा था हाफ, ठीक है, मॉडुलस के अंदर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 करके ऐसा फार्मूला देखा था ना। मैं उसी फार्मूला को इससे डिराइव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली मिल जाए कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्या है, सही है। चलिए काम करते हैं, वही वाला फार्मूला डिराइव करके दिखा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, उस फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा शुरुआत में x1 फिर x2 फिर x3 था और ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस था। तो वो चीज़ को उस चीज़ को लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की मदद से एक्सपेंशन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग C1। हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा मैं फर्स्ट कॉलम क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ही हमारा x1 x2 x3 है, तभी तो शुरुआत में आएगा, तभी तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाफ, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे समझना, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, x1 लेंगे, इसका साइन कन्वेंशन कितना है बच्चों, पॉजिटिव है, ठीक है। अब x1 को क्या करोगे, रो और कॉलम वाइज ढक दोगे, ठीक है, ढक दिया। अब देख सकते हो y2 इंटू 1 मतलब y2 माइनस y3, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा y2 माइनस y3, ठीक है। चलो दूसरा क्या है बच्चों, माइनस x2, ठीक है, घबराना नहीं, वहाँ तो प्लस x2 था, यहाँ माइनस x2 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर x2 को हम लोग ढकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो क्या आएगा y1 माइनस y3, ठीक है, y1 माइनस y3। उसी तरह से प्लस क्या है, x3 है, x3 को अगर हम ढकते हैं तो y1 माइनस y2 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप देख सकते हो ये हाफ, ये x1 y2 माइनस y3, ठीक है। देखिए हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था y3 माइनस y1, एंटी क्लॉकवाइज होता था ना, y3 माइनस y1, यहाँ क्या है y1 माइनस y3। तो हम अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों प्लस x2 और ये बन जाएगा कितना, y3 माइनस y1, और फिर आखिरी में क्या है बच्चों, x3 y1 माइनस y2। अब आप देख सकते हो यही वो फार्मूला है बच्चों जो आप लोगों ने अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा था, जो हम लोगों ने निकाला था किससे, अभी 10th क्लास में जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में, जहाँ कोऑर्डिनेट्स हमारे होते थे वर्टिसेस, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सेम वही चीज़ों के बेसिस पे इस फार्मूला को मैंने डिराइव करके दिखाया है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसको देखने के बाद आपको तसल्ली हो गया होगा कि हाँ इस तरह से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, मेथड हो गया बच्चों डिटर्मिनेंट के थ्रू, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट है, जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बोर्ड वगैरह में हम लोग सैरस मेथड या जो मैंने शॉर्टकट सिखाया था पिछले लास्ट क्लास में, जहां हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे थे, तो उस मेथड को बोर्ड में अप्लाई मत करना, ठीक है। बोर्ड में अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपेंशन इस्तेमाल करना या एनसीईआरटीज़ वगैरह में जो भी प्रॉपर्टी दिए गए हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लिख करके इस्तेमाल करना। एनसीईआरटी के अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ बाहर के हैं उन प्रॉपर्टीज़ को आप इस्तेमाल मत करिएगा अपने बोर्ड क्लासेस में, ठीक है। जब बोर्ड के पेपर आप लिखने जाओगे तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखना, ठीक है। हो सकता है कोई टीचर सोच ले कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये पढ़ने के लिए बच्चा अपना मन से यूटिलाइज़ किया है, तो हो सकता है नंबर ना दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, कोशिश करें कि जो भी एनसीईआरटी में है उन्हीं के बेसिस पे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिखें, ठीक है। हर जितना भी है लगभग सब क्वेश्चन बन ही जाता है उनके बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है ना। चलिए तो आप इस चीज़ को बच्चों लिख लें, फिर हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया भी था, या 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आता है तो हमेशा उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया इज़ नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ अ पॉजिटिव एरिया इज ऑलवेज, एरिया इज, चाहे कर सकते हो एरिया इज
अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। एरिया क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसीलिए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू, जब डिटर्मिनेंट मेथड से बच्चों हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहे होंगे तो याद रखिएगा वहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर करना है कि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा हमेशा हमें उस चीज़ को क्या लेना है, पॉजिटिव लेकर के चलना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चलना है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या लिखा गया बच्चों कि आप लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन किया है, उसी टाइप का है यहाँ पे। अगर याद होगा आपको कि 10th क्लास में आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी कभी गिवन होता था, ठीक है, और 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू वेरिएबल्स के फॉर्म में होता था, उस वेरिएबल का वैल्यू आपसे पूछता था, ठीक है। तो उस केस में याद रखिए बच्चों एरिया गिवन होगा, है ना। तो याद रखिएगा जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन होगा क्वेश्चन में, इफ एरिया इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विद द वैल्यूज। तो जिसका वैल्यू गिवन होगा ना एरिया का, उसके साथ 2 इक्वेशन जनरेट होगा, एक इस वैल्यू के पॉजिटिव साइन के साथ और एक इसी वैल्यू के नेगेटिव साइन के साथ 2 इक्वेशन जनरेट होगा, तब जा करके हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। हम करेंगे इन चीज़ों का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक 10th क्लास का है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। तीसरा चीज़ क्या है, कॉलिनियरिटी का केस। तो आपको याद होगा कॉलिनियरिटी के केस में, कॉलिनियरिटी मतलब जब 3 पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो, तीनों का तीनों पॉइंट्स, तो उसको हम लोग बोलते थे दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो अगर बात कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल का होगा तो वहाँ 3 पॉइंट्स होंगे और उन 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा। अगर बात बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं, तो आप क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके देख लेना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। या कॉलिनियर पहले से बोल चुका है तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना और उस चीज़ को एग्जैक्टली 0 लिख देना, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ बच्चों, 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो मे बी, है ना, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के टॉपिक में आपको डाउट नहीं आना चाहिए, बिकॉज आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। ये सब माइनर चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेना है कब, किस केस में, कॉलिनियरिटी के केस में, जब दिया गया रहेगा तो। या आपको बोला गया प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये कॉलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके देखना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने के बाद 0 आ जाता है तो आप बोल देना बच्चों कि हाँ वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ठीक है। इन चीज़ों के बेसिस पे आप काम करिए, एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोट वाले पॉइंट्स हैं, इन चीज़ को नोट करके आप लिख लें। फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके सामने वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, हुज वर्टिसेस आर, जिनके वर्टिसेस क्या दिए गए हैं बच्चों, जिनके वर्टिसेस दिए गए हैं 3,8, -4,2 एंड थर्ड वर्टेक्स क्या दिया गया 5,1। तो बोला गया बच्चों कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिनके 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। तो एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि एक ट्रायंगल है ABC नाम का, और इस A का वर्टेक्स 3,8 है, इस B का वर्टेक्स -4,2 है एंड इस C का वर्टेक्स 5,1 है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट मेथड से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब डिटर्मिनेंट में बच्चों हम लोग लिखते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो हमारे x कोऑर्डिनेट्स है उनको फर्स्ट कॉलम में लिख लो, तो 3, -4 एंड 5। y कोऑर्डिनेट्स हमारे सेकेंड कॉलम में 8, 2 एंड 1, और लास्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग, लास्ट कॉलम में हम लोग 1, 1, 1 क्या करते हैं बच्चों, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए
अब कैसे इसको सॉल्व करें, तो मैंने एक चीज़ आपको बहुत पहले क्लियर किया हुआ है बच्चों। अब या तो आप डायरेक्टली एक्सपेंशन से कर लो या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इन चीज़ों का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, गलती होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, अब देखो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो हमको पता है आंसर आप निकाल लोगे, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन जितना कम से कम हो उतना मिस्टेक होने का चांस हमारा भी कम होता है। तो याद रखिएगा, अगर इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है तो आप एक काम करो, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि कभी भी आपको 1 1 1 दिखाई दे तो 0 बनाने की कोशिश करना। इससे क्या होगा बच्चों, इससे यह होगा कि आपको कैलकुलेशन में फ़ायदा होगा, है ना। तो देखो तरीका क्या है, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा 0 बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे मतलब रो वाइज। तो हम लोगों ने बच्चों R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 किया और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 किया। R1 में चेंजेस किया R1 और माइनस R2 करके, और R2 में चेंजेस किया R2 माइनस R3 करके। तो इससे क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा 0 बन जाएगा। तो ये 3 माइनस माइनस 4 ये 7, 8 माइनस 2 का मतलब 6, 1 माइनस 1 का मतलब 0, ये R1 चेंज आ गया। R2 में चेंज कैसे आएगा, -4 माइनस 5 मतलब -9, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 माइनस 1 का मतलब 0, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो 5 1 1। ठीक है, अब देख सकते हो बच्चों आपका कैलकुलेशन अब आसान हो गया। जहां आपको 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ता कहीं ना कहीं, अब वो कैलकुलेशन सिर्फ आपको 1 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इस C3 का 2 एलिमेंट 0 हो चुका है। मतलब हम एक्सपेंशन किससे करेंगे बच्चों, हम एक्सपेंशन वहाँ से करेंगे जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हमें दिखाई दे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन अलोंग C3 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस माइनस ये भी प्लस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों ये 1/2, और हमारा अब ये एलिमेंट से ही डायरेक्ट काम करेंगे क्योंकि इससे तो 0 ही आने वाला है। तो 1 हम लोगों ने लिया, ब्रैकेट में बांधा इस चीज़ को, इस 1 को हम लोगों ने रो और कॉलम वाइज ढक लिया। तो 7 1 जा 7 माइनस 9 6 जा -54, तो 7 प्लस 54 हो जाएगा बच्चों ये वाला, और ये हमारा रिजल्ट एक बार में आ जाएगा। 54 प्लस 7 कितना बच्चों, 61, 61 इंटू 1 मतलब 61, 61 इंटू 1 मतलब 61 होल डिवाइड बाई 2। और बच्चों एरिया निकाल रहे हो आप तो हमेशा यहाँ पे क्या लिख देना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देख सकते हो आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है, बिकॉज यहाँ हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रॉपर्टी लगा करके अपने कैलकुलेशन को सॉर्ट कर लिया। मतलब बात जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा ये वाला कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 1 1 तो बच्चों फिक्स हैं ही। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर सॉल्व करना है तो प्रॉपर्टी ये वाला ज़रूर लगाना, फिक्स है बच्चों, क्योंकि 1 1 1 है तो ये प्रॉपर्टी लगेगा ही लगेगा इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देख सकते हो आप डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन करना टाइम ज़्यादा लगेगा, मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यहाँ बच्चों टाइम भी कम लगेगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन उतना नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैलकुलेशन करें कैसे। ठीक है, तो मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन इसीलिए बताया था क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन मेनली मेरे बताने का कारण यही था कि हमारा वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। बनाना तो सबको आता है, बट हमारा चीज़ शॉर्टकट तरीके से आसानी से उस चीज़ को हम कैसे बनाएं जहां हमारा मिस्टेक का चांस कम हो, वो मेन चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बनाइए, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, शो दैट द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल a, b प्लस सी, पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है b, c प्लस a, एंड पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट है c, a प्लस b आर कॉलिनियर। बोला गया ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कॉलिनियर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर किन्हीं पॉइंट्स को आपको कॉलिनियर प्रूव करना है तो आप डिटर्मिनेंट मेथड द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि यस दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करेंगे, जहाँ ट्रायंगल एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट
एक्स कोऑर्डिनेट्स का उठा लो, उसको कॉलम में लिख दो, तो ए बी सी। फिर क्या है बच्चों, बी प्लस सी एंड बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और आखिरी में हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, 1 1 और 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को सीधा सीधा या तो प्रॉपर्टी से भी आप बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर से वही 1 1 1 का सब्ट्रैक्शन करके कर लो। चलो एक बार हम लोग 1 1 1 का सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। ठीक है, मतलब R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। चलिए अगर सब्ट्रैक्शन करते हो बच्चों तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखिएगा, R1 पे चेंजेस आएगा, A माइनस बी हो जाएगा ये वाला, B प्लस सी माइनस सी प्लस ए, सी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा B माइनस ए, और बच्चों ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ओके, उसी तरह से ये हो जाएगा कितना बच्चों, B माइनस सी, ये C प्लस ए माइनस बी, ए कैंसिल आउट, C माइनस बी, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा C A प्लस बी और 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें क्या करना है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा एक ख़ास चीज़, क्या, एक ख़ास चीज़ ये नज़र आ रहा होगा कि A माइनस बी है, ये B माइनस ए है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये भी बन जाएगा बच्चों क्या, A माइनस बी, फिर यहाँ B माइनस सी है, यहाँ C माइनस बी है, यहाँ से भी अगर हम माइनस कॉमन निकाल ले तो ये बन जाएगा B माइनस सी। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों कि इस फर्स्ट रो में हमें A माइनस बी कॉमन मिला, बाहर निकाल दिया। सेकेंड रो में B माइनस सी कॉमन निकाला बाहर, तो अब बचा क्या बच्चों, हमारे पास बचा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, C A प्लस बी एंड 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या होने वाला है, अब हम देख सकते हैं ये प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंशन अलोंग अगर हम C3 करते हैं बच्चों तो देख सकते हो एक्सपेंशन अलोंग अगर आप C3 करते हो तो रिज़ल्ट क्या आएगा, हाफ A माइनस बी माइनस सी, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 1, ढका इस चीज़ को बच्चों हम लोगों ने तो माइनस, और ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 ये हो जाएगा बच्चों 0 स्क्वायर यूनिट। और आप जानते हो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों 0 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने बच्चों R1 माइनस R2 इस टाइप के करके ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया। एक तो आप डायरेक्टली एक्सपेंशन करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, करके देखना आप उस तरह से। ठीक है, एक और तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को समझते हो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ विदाउट एक्सपेंशन वाला आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया हुआ है, अगर उसके बेसिस पे भी हम सोचें तो ये क्वेश्चन और भी आसानी से बन सकता है। तो पहले आप इस चीज़ को लिख लें या स्नैपशॉट ले लें, फिर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ। चलिए देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं इस चीज़ को और आसानी से बनाऊँगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की मदद से। कैसे, ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हो बच्चों, B प्लस C में अगर A जुड़ गया तो A प्लस B प्लस C बन जाएगा। C प्लस A में अगर B जुड़ गया तो भी A प्लस B प्लस C बन जाएगा, और अगर C इसमें जुड़ जाता है तो भी A प्लस B प्लस C ही बनेगा। मतलब अगर इस चीज़ को इसमें जोड़ दिया जा रहा है, इसमें चेंज लाया जाए, मतलब हम लोगों ने C2 को चेंज किया कैसे, C2 में C1 को जोड़ करके। तो क्या होगा यहाँ बच्चों, चेंज किस में आ रहा है, C2 में C1 को जोड़ करके, तो ये बन गया A प्लस B प्लस C, ये भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C। और यहाँ क्या है, A B C, और ये है 1 1 और 1। वो आपको बच्चों इतना समझदार हो ही, आपको पता ही चल गया होगा अब क्या होने वाला है। इस पूरे में हम देख सकते हैं A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो हम लोगों ने A प्लस B प्लस C कॉमन निकाला, और ये हो गया A B C, ये हो गया 1 1 1, ये भी हो गया 1 1 एंड 1। और आपको तो पता ही है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में कॉमन सेम दिखाई दे, मतलब आइडेंटिकल दिखाई दे, तो रिज़ल्ट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। मतलब 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू 0। रीज़न,
C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है तो इस चीज़ का रिजल्ट आएगा 0 और ये हो जाएगा 0 स्क्वायर यूनिट्स। और हम जानते हैं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ चुका है, देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, आपको बस अटेंटिव रहना है चीज़ों के पीछे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, और हमारा सॉल्यूशन करते समय आपको बहुत ही शार्प माइंडेड होकर के सोचना है इन चीज़ों को कि क्या कोई प्रॉपर्टी लग सकता है जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देख सकते हो आप, क्वेश्चन वही है, बनाने का तरीका ही अपना डिफरेंट है, बस डिफरेंट स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपका सोच अलग होना चाहिए। अगर ऐसे काम करते हो तो ईजिली चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, अच्छे एग्जामिनेशंस वगैरह में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बस ये आपका चेक करने के लिए कि आपका माइंड एट अ टाइम किसी पर्टिकुलर समय में कितना एक्टिव है, कितना सोच पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बट ये देखा जाता है कि उस चीज़ को बनाने के लिए आपका तरीका क्या है, आपका सोच क्या है, बस यही मेन चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस चीज़ को आप पहले लिख लीजिए। चलिए बच्चों बात करते हैं एक और क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बोला गया इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। मैंने क्या बताया था बच्चों नोट में, अगर ट्रायंगल का एरिया गिवन हो, ठीक है, और वहाँ पे किसी चीज़ का वैल्यू, मतलब कोऑर्डिनेट में किसी मिसिंग चीज़ का वैल्यू आपसे अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, या कोऑर्डिनेट में किसी वेरिएबल का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने जाए, या किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो उस केस में एरिया का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर के हम चलते हैं। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट में के हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंसेप्ट मैच कर रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया 4, मतलब इस 4 को हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर के चलना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें बच्चों यहाँ के अनुसार, ठीक है, अगर हम अपने कंसेप्ट के अनुसार बात करें तो ध्यान दीजिएगा, है ना, सॉल्यूशन को समझिएगा ध्यान से। गिवन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास बच्चों गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 4। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, के का वैल्यू, और गिवन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ, और डिटर्मिनेंट में क्या जाएगा बच्चों, तो डिटर्मिनेंट में जाएगा इन कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट के 4 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 0 2, और लास्टली बाबू 1 1 1। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इतना होता है, लेकिन इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना है 4। तो मैंने क्या बताया बच्चों, इस चीज़ को आपको प्लस माइनस दोनों में लिखना है, मतलब आपको प्लस माइनस 4 दोनों में लेना है इस चीज़ का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 हुआ। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पहले ही से दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, क्या एक्सपेंसन अलोंग, ठीक है, क्या है ये C2। अगर C2 के अलोंग बच्चों हम एक्सपेंसन करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, चलो अब देख सकते हो आप, क्या जाएगा यहाँ पे, यह जाएगा -2 ब्रैकेट में। ठीक है, इस चीज़ को हम ढक लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, K-4, K-4। ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +-4 इज इक्वल टू 1/2, और ये कितना हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 बचा, और -1 को अगर अंदर भेजते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे कर लो, माइनस है ना यहाँ -1, और ये K-4 है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, +-4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो -K+4। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने प्लस माइनस क्यों लिया। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों को हम मॉडुलस के अंदर रखते हैं, मतलब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम जानते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, दैट्स वाई इस चीज़ को हम मॉडुलस के अंदर मान करके चलते हैं। ठीक, और आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब मॉडुलस को हम ब्रेक करते हैं तो मॉडुलस ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन में टूटता है, तो वही पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे मॉडुलस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्टली हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ये लेकर के चल रहे हैं पहले से ही, क्योंकि ये कंसेप्चुअली आपको पता है कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेके चलेंगे, और एब्सोल्यूट मतलब एक मॉडुलस में डाल करके चलेंगे इसके वैल्यू को, डिटर्मिनेंट के वैल्यू को। अगर हम मॉडुलस में डाल के चलते हैं तो मॉडुलस जब खुलेगा, वेरिएबल्स के फॉर्म में है, मॉडुलस जब खुलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएगा, वही पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया पहले ही, ठीक है। चलिए अब आप जान सकते हो कि ये आपको एक वेरिएबल्स के फॉर्म में यहाँ कंडीशन दिखने लगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ दो इक्वेशन बनेगा। पहला क्या, 4 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 4, और यहाँ -4 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 4, ठीक है। एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार नेगेटिव के साथ, है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो माइनस के बराबर 0, इट मीन्स के इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, इस माइनस के को इधर लेकर के आ जाओ, ये 4 + 4, इट मीन्स के इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा बच्चों कि हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ जो के है, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ के क्या है हमारे बच्चों, 0 और 8 है। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स में किसी वेरिएबल का वैल्यू अगर मिसिंग है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इस कंसेप्ट के थ्रू आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन का बात करेंगे यहाँ पे हम, जो भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, 11th क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहले आप इन चीज़ों को लिख लें। चलिए बच्चों बात करते हैं आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उस लास्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, ध्यान दीजिए, जो कि हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन से ही रिलेटेड, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बच्चों बात हो रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बोला गया है लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो लाइन 2 पॉइंट्स को पास करके जा रही है, ठीक है। तो आपको बच्चों याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन जब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ आपको एक फार्मूला बताया भी गया होगा। मान लो एक कंडीशन था वहाँ कि हमारे पास मान लो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट्स है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2 नाम का, और इस दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है बच्चों, पास कर रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए बताया गया होगा, जहाँ आपको बच्चों पढ़ाया गया होगा कैसे निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए सिखाया गया होगा कैसे, कि हमारा ये तो 2 गिवन पॉइंट्स, ये हमारा क्या है, 2 गिवन पॉइंट्स, जहाँ x1, y1, x2, y2 हमको पता है, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया इस स्ट्रेट लाइन। अगर आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0 इस फॉर्म में कहीं ना कहीं हमें दिखता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ, जहाँ 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देखते हो बच्चों कि ये a b c हमारे कहीं ना कहीं रियल कांस्टेंट वैल्यू होंगे, और ये x y हमारा कोई ना कोई वेरिएबल होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है और इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन पता करना है, तो हमें इसी फॉर्म में इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और अगर इस फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए तो हमें वेरिएबल भी चाहिए, और ये x1, y1, x2, y2 वेरिएबल तो है नहीं, ये कोई गिवन वैल्यूज़ होंगे, उस चीज़ों को हम लोगों ने माना है। तो ये x y कहाँ से लेकर के आए, तो इसके लिए आपको पता होगा कि हम लोग मान के चलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इसी स्ट्रेट लाइन पे मौजूद होंगे। उन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं x, y, ठीक है। ऐसा पॉइंट x और y एक ऐसा वैल्यू होगा, ऐसा वेरिएबल होगा जो अपने अंदर उस पॉइंट को रखेगा, जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखेगा जो इस स्ट्रेट लाइन पे ही मौजूद होगा, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया x, y नाम का एक आर्बिट्ररी पॉइंट, जिसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा इस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट के मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट्स के ऊपर के कोऑर्डिनेट को मैच कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बेसिस पे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा होगा बच्चों क्या, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कैसे, y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बटा x2 - x1
इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ इस चीज़ को हम लोग बच्चों स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है, m का ही वैल्यू यही होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने का एक फार्मूला हो गया, लेकिन ये फार्मूला की मदद से हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट की मदद से। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें डिटर्मिनेंट की मदद से, हम वो बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता तो इसी से हम निकाल लेते। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ हमारे लिए x1 y1 का काम कौन कर रहा है? 1,2। x2 y2 काम कौन कर रहा है? 3,6। हम एज्यूम कर लिए कि x, y नाम का पॉइंट यहाँ पे मौजूद होगा ताकि हमारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हमारा वेरिएबल आ जाए। ठीक है, तो अगर इस फार्मूला में हम बैठाते बच्चों तो y माइनस y1 कितना है बच्चों? देख सकते हो 2, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 2 बटा 3 माइनस 1, है ना। और x माइनस x1 कितना है बच्चों? तो ये है 1। ठीक है, ये हो गया y माइनस 2, ये 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 1 गया तो 2, ये x माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा बच्चों y माइनस 2 2x माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2 2x माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं, है ना, इस सब को उधर ले जाओ तो 2x माइनस y माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? कैंसिल आउट हो करके। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? ध्यान से देखिएगा, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स y बराबर 2x। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया अगर हम इस फार्मूला से बनाते तो। ठीक है, लेकिन हमें इस फार्मूला से नहीं बोला बनाने, हमें बोला है डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए रूल वही है, क्या कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो स्ट्रेट लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 1,2 और 3,6। हमेशा ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो एक पॉइंट 1,2 और एक पॉइंट 3,6 से पास कर रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो वहाँ एक वेरिएबल भी होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं x, y नाम का कोई पॉइंट होगा वेरिएबल्स के फॉर्म में जो इसी स्ट्रेट लाइन पे मौजूद होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये तीनों का तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे ही दिखाई दे रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं 1,2 x, y एंड 3,6 आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। कॉलिनियर मतलब क्या होता है? वैसे पॉइंट्स जो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे दिखाई दे। तो अगर ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे बच्चों तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये x वाला जितना कोऑर्डिनेट है लिख लो 1 x 3, y वाले जितने कोऑर्डिनेट्स है 2 y 6, और लास्टली 1 1 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है बच्चों, तरीका पता ही है, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। इसके हिसाब से क्या आएगा देख लो यहाँ ध्यान से। अब देखो ये 1/2 उधर भेज ही देता हूँ मैं, 0 हो गया, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, ये 0, ये x माइनस 3, ये y माइनस 6, ये 1 माइनस 1 0, नीचे 3 6 1, और ये हो जाएगा कितना? 0। आप देख सकते हो बच्चों, अब आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो हम कर लेते हैं एक्सपेंसन अलोंग C3 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, मतलब आपको पता है ये 1 है। अब इस चीज़ को हम ढक लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई माइनस 6। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस 3 2 माइनस वाई। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करना आपको आता है। ये हो जाएगा y माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 6x, ये माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। ये हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस 6 प्लस 3y इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं बच्चों, y माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 6x माइनस 2x प्लस एक्स वाई
ठीक है, +6 - 3y = 0। चलिए देखते हैं क्या क्या कटता है। ये xy कैंसिल आउट, ये 6 कैंसिल आउट, ठीक है। ये y - 3y कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -2y। ये 6x - 2s कितना हो जाएगा, +4x = 0। अब देख सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो इन दोनों में कॉमन है -2। अगर कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस, चाहे चलो 2 ही कॉमन निकालते हैं तो -y, ठीक है, +2x = 0। ये 2 उधर गया, कहानी ख़त्म। ये -y + 2x = 0। तो इस -y को उधर भेज दो तो y बराबर क्या हो गया, 2x। और यही हमारा क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ द हमारा क्या होगा, लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट यही होगा, ध्यान दीजिएगा। बस स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही कंसेप्ट है, बस उसी कंसेप्ट को फॉलो करके हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था उससे भी मैंने वही निकाल करके दिखाया है, और यह डिटर्मिनेंट मेथड से वही निकाल के दिखाया है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ आया है आंसर के तौर पे भी। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो आई होप आपको ये लेक्चर, आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड। तो आप आराम से घर में जाइए, रेफरेंस बुक उठाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिखते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बना लीजिए। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो आप बनाएं इन सारे क्वेश्चंस को, रेफरेंस बुक से भी बनाएं क्वेश्चंस को। और वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से रहिए, मज़े में रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।